स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज हाउस ऑफ बायोलॉजी। और मैं आपका अपना बायोलॉजी टीचर डॉक्टर राहुल पंडित। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। उसे हमने स्टेप वाइज पढ़ लिया था कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब ये लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बाकी था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये लेक्चर में हम देखने वाले और मेंडल के कुछ लॉ देखने वाले हैं, दैट इज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एग्जांपल लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या लेंगे, पेरेंट। मेंडल ने क्या पेरेंट को सिलेक्ट किया, तो पेरेंट क्या है यहाँ पर फीमेल उन्होंने लिया एज ए टॉल, क्रॉसेस विथ डॉर्फ प्लांट, फिनोटाइप। तो इसी को हम फिनोटाइप ये हो गया टॉल, इसको क्या लिया हमने फीमेल, ये सिंबल का है फीमेल का है। और डॉर्फ प्लांट क्रॉस किया किसके साथ, मेल के साथ। ठीक है ना, तो फीमेल यहाँ पर क्या है टॉल है और मेल क्या है यहाँ पर डॉर्फ है। ये हो गया फिनोटाइप। अब इसका क्या लिखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होने वाला है, अब ये क्या होने वाला है प्योर है। सो जीनोटाइप क्या होने वाला है कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। ठीक है, ये हो गया उनका जीनोटाइप। चलो आगे, अब क्या होने वाला है, आगे की स्टेप क्या है गैमेट्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए स्टेप क्या होता है पेरेंट, उसके बाद हम लिखते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप के बाद लिखते हैं जीनोटाइप और जीनोटाइप के बाद हम लिखते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होने वाले हैं, अब गैमेट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। देखिए गैमेट कैसे प्रोड्यूस होगा, ये एक गैमेट और ये एक गैमेट। तो कैपिटल टी। देखिए दोनों जो गैमेट है वो एक ही टाइप का प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या है ये होमोजाइगस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो गैमेट प्रोड्यूस होने वाले दो गैमेट प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे टाइप एक ही होगा, नंबर दो होंगे लेकिन टाइप जो है वो क्या होगा एक होगा। मतलब कैपिटल टी ये भी है और ये भी कैपिटल टी है, तो वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी सेम स्मॉल टी दो गैमेट प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो एक ही टाइप का होगा, दैट इज स्मॉल टी। तो ये हो गए गैमेट्स। चलो आगे, अब आगे क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा और हमें क्या मिलेगा F1 जनरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है सेम है। तो अगर अपन ने इसे क्रॉस किया, सपोज ये इसके साथ क्रॉस हो गया, तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऑल प्लांट्स कैसे बनने वाले हैं, ये इसके साथ होगा तो क्या मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमें सब कैसे मिलने वाले हैं, ये क्या होगा F1 जनरेशन होगा। और ऑल आर टॉल, मतलब जितने भी प्लांट प्रेजेंट रहने वाले F1 जनरेशन में वो कैसे होने वाले हैं टॉल होने वाले हैं। जो हमने जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पिछले लेक्चर में, उसमें हमने स्टेप वाइज देखा था कि उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन होता है फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमें सब टॉल प्लांट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, जो डोमिनेंट है वो है टॉलनेस। और जब F1 जनरेशन में हाइब्रिड हमें मिलता है तो उसके अंदर वो टॉल का जीन और डॉर्फ का जीन एक साथ आते हैं, लेकिन वो क्या होता है मिक्स नहीं होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो टॉल का जीन है वो यहाँ पर डोमिनेंस कर जाता है और ये हमें टॉल दिखता है। सो F1 जनरेशन में हमें ऑल द प्लांट्स आर टॉल। चलो उसके बाद देखेंगे टॉल, तो ये कैसा है टॉल। अब देखो आगे की स्टेप होने वाली है सेल्फिंग। ठीक है, तो ये टॉल जो प्लांट है, टॉल प्लांट के हम क्या पहले प्रोड्यूस कर लेते हैं गैमेट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होगा, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट बिकॉज F1 प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस, दीज आर नॉट होमोजाइगस। पेरेंट जो होते हैं वो होमोजाइगस थे, इसलिए वो एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हुए, मतलब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन F1 जनरेशन के अंदर का जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस टॉल है, इसकी वजह से क्या होगा दो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हो गए, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट हो गए। अब क्या होगा इसके आगे गैमेट दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट है, तो इसके आगे का स्टेप होगा सेल्फिंग ऑफ
F1 सेल्फिंग ऑफ F1। चलो अब इस सेल्फिंग को हम एक चार्ट की तरह समझते हैं। चार्ट थ्रू सेल्फिंग ऑफ F1 क्या इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर है मेल फीमेल, देखिए अब F1 के जो प्लांट है, ठीक है, इनकी क्या करने वाले हैं हम, सेल्फिंग करने वाले। सेल्फिंग मतलब इसके साथ इसी का क्रॉस करेंगे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसके गैमेट क्या होने वाले हैं, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। सपोज ये क्या ऊपर का मेल है और ये नीचे का क्या है फीमेल के लिए, तो फीमेल भी क्या होने वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी होने वाला है। मतलब सेल्फिंग की कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, लेकिन गैमेट क्या हुआ, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो 2 डिफरेंट ऑफ गैमेट्स है, तो कितने पॉसिबिलिटी मिलेंगे हमें, 4 पॉसिबिलिटी मिलेंगे। 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखिए क्या होगा, ए कैपिटल टी अगर ये कैपिटल टी के साथ फ्यूज हुआ तो कैपिटल टी प्लांट मिलेगा। ए कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अब वैसा ही ये दोनों के साथ होने वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये हमें टोटल क्या मिले हैं, F2 जनरेशन में 4 प्लांट्स मिले हैं। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का मतलब जो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, F1 जनरेशन मतलब क्या है, F2 जनरेशन मतलब क्या है। तो हमें क्या मिला, अब F2 जनरेशन मिला। अब F2 जनरेशन में अगर हम देखें तो हमें कितने प्लांट जो वो टॉल मिले और कितने हमें डार्क मिले। लेकिन इसके अंदर भी बच्चों हमें फिनोटॉपिकली वो टॉल है कि जीनोटॉपिकली टॉल है, हमें देखना पड़ेगा। तो चलो फिनोटॉपिकली देखो, ये प्लांट कैसा दिखेगा आपको, टॉल दिखेगा, ठीक है। ये कैसे दिखेगा, टॉल दिखेगा। फिनोटॉपिकली ये भी कैसे दिखेगा, टॉल दिखेगा। ये आपको कैसे दिखेगा, फिनोटॉपिकली डार्क दिखेगा, क्योंकि दोनों ही जीन कैसे रेसिसिव है, डार्कनेस के। और हमने बताया था कि रेसिसिव कैरेक्टर कब अपेयर होता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल टी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डार्क होने वाला है। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, इसकी वजह से हमें वो दिखेगा कैसा, फिनोटॉपिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होगा उस प्लांट का, टॉल होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, टॉल आया है, ठीक है। चलो अब इसके हम रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो फिनोटॉपिकली हमें अलग दिखता है और जीनोटॉपिकली हमें इसका रेशियो अलग दिखता है, तो इसकी वजह से हम रेशियो देखते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें कैसे दिख रहे हैं, 3 are tall and 1 is dark, so tall is to dark रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 3:1 रेशियो है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रखना है। अब जीनोटाइपिक रेशियो कैसा देखेंगे हम, जेनेटिकली उसे सेम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए अब कैपिटल टी वाले कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही है। तो कैपिटल टी कितने टाइप के पेरेंट्स से, सॉरी हमें प्लांट मिले 3 टाइप से जीनोटाइपिकली देखे तो, एक कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी वाला और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। अब ये हमें काउंट करना होगा। तो देखिए कैपिटल टी वाले प्लांट कितना है, एक प्लांट है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितने प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट कितने हैं, 2 प्लांट है, ये एक और ये एक, 2। और स्मॉल टी वाली कौन सा है, सिर्फ ये है, तो ये क्या हो गया 1। सो जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आया, 1:2:1। क्या होगा जीनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1। मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या दिख रहा है, 1 प्लांट इज प्योर टॉल, ये कैपिटल टी को हम क्या कहेंगे, प्योर टॉल। 2 प्लांट आर हाइब्रिड टॉल एंड 1 प्लांट इज डार्क। और डार्क ऑलवेज क्या होता है, प्योर होता है, इसकी वजह से हम उसे प्योर नहीं कहा अभी तो चलता है, और आप कह भी सकते हैं कि प्योर डार्क। लेकिन ऑब्वियसली डार्क है तो क्या होने वाला है, वो प्योर होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि अगर प्योर नहीं है तो डार्कनेस का कैरेक्टर नहीं आएगा, रिसेसिव कैरेक्टर नहीं आने वाला है।
तो ये हो गया अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो देखिए फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो अलग अलग है। फिनोटाइपिकली हमें दिखते हैं 3 प्लांट्स वेयर टॉल एंड 1 प्लांट इज डॉर्फ, लेकिन जीनोटाइपिकली अगर देखेंगे तो हमें दिखता है 1 प्लांट इज प्योर टॉल, 2 प्लांट इज हेविली टॉल एंड 1 प्लांट इज डॉर्फ। तो ये होगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। पिछले लेक्चर में हमने इसके स्टेप देखे थे, प्रोसीजर देखी थी कैसे करना है, और ये लेक्चर में हमने देख लिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो अब आगे बढ़ते बच्चों, आगे का हमारा टॉपिक है दैट इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए हम आज 2 लॉज पढ़ने वाले हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में हम 2 लॉ पढ़ने वाले। क्यों दो ही पढ़ने वाले? टोटल 3 लॉ है हमारे सिलेबस में, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन हम यहाँ पर 2 पढ़ने वाले हैं आज। क्यों 2 पढ़ने वाले? क्योंकि ये जो 2 लॉ है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट है जो हमने पढ़ लिया है। और आगे का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस है। और हमने डायहाइब्रिड क्रॉस देखा नहीं, तो इसके बाद हम डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे और उसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखने वाले। तो चलो हम देख लेते हैं फर्स्ट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आप इसे कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब फर्स्ट लॉ क्या है इनहेरिटेंस का? लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और हम उसे कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये डोमिनेंस का जो लॉ है मेंडल का, वो क्या बताता है? मेंडल ने क्या बताया हमें? ये बताता है इन अ क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स, इन अ क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब क्या? तो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होने वाले हैं और वो क्या करेंगे, एक पेयर के लिए उनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होने वाले। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या? कैपिटल टी ये प्योर हो गया इसके लिए, और स्मॉल टी ये प्योर हो गया। लेकिन 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब हाइट ही हमने लिया है, एक ही कैरेक्टर लिया है, लेकिन कैरेक्टर कौन सा लिया है? कंट्रास्ट कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर टॉल है तो यहाँ पर डॉर्क है। सो दैट इज वाई फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहाँ पर क्या हो गया? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। आगे क्या कहता है ये लॉ? The character that appear in F1 generation is called dominant। ये लॉ क्या बताता है? F1 जनरेशन में जो हमें कैरेक्टर मिलता है हम उसे क्या कहते हैं? डोमिनेंट। चलो पिछले अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा कि F1 जनरेशन में क्या थे? प्लांट टॉल थे, ठीक है ना। टॉल ये क्या हो गया? टॉल डोमिनेंट है, ठीक है ना। ये जो हमने लिया था टॉल, ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। और ये क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है, दैट इज स्मॉल डी से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लॉ वही बता रहा है द कैरेक्टर दैट अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड दैट वन विच इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड रेसेसिव। मतलब देखिए यहाँ पर ये डॉर्फ था, ये सप्रेस हो गया F1 जनरेशन में, ये हमें दिखा का रेसेसिव, दैट इज डॉर्फनेस दिखा का F1 जनरेशन में नहीं। हमें सब प्लांट कैसे मिले? टॉल मिले। इसका मतलब जो कैरेक्टर सप्रेस हो गया F1 जनरेशन में उसे हम क्या कह रहे हैं? रेसेसिव कह रहे हैं। और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में आ रहा है, अपीयर हो रहा है, उसे हम डोमिनेंट कह रहे हैं। ये हमें ये लॉ बताता है, ठीक है। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन अ क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो पेयर कोई भी हो सकती है। हमने यहाँ पर टॉलनेस लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का शेप, ठीक है। प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, the character that appear in F1 generation is called dominant and that one which is suppressed is called recessive। तो ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब क्या? तो F1 जनरेशन के अंदर हमें यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन मिलने वाला है। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? तो F1 के अंदर हमें सब कौन से प्लांट मिलने वाले? टॉल प्लांट मिलने वाले, डोमिनेंट मिलने वाले। ये हमें लॉ सीधी बात बता रहा है। लेकिन अगर हम देखने जाए तो ये जो लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने बताया है, हमें उससे कुछ वेरिएशन दिखते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हमें कुछ वेरिएशन दिखते हैं, वो हम पढ़ते हैं
इन डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम उसे पढ़ते हैं। मतलब क्या, ये लॉ क्या बताता है कि F1 के अंदर क्या होने वाला है, प्लांट हो या वो कैरेक्टर है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो आने वाला है, ठीक है। लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, देयर इज अ वेरिएशन फ्रॉम दिस मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या वेरिएशन होता है, तो वो हम आगे पढ़ने वाले, दैट इज कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, तो डोमिनेंट और रिसीव कैरेक्टर साथ साथ एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन में। इसका एग्जांपल हमें दिया है, काऊ का एग्जांपल है या ऑक्स का एग्जांपल है, ठीक है ना। जैसा कि व्हाइट एंड रेड कलर ऑफ दी क्या कह सकते हैं हम, काऊ, मतलब रेड कलर काऊ क्रॉसेस विथ व्हाइट कलर काऊ, ठीक है ना। एक फीमेल होने वाला है और एक मेल होने वाला है। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, रोन मिलता है। मतलब इसका मतलब क्या है रोन का, तो इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है बच्चों, देखो एक हमने क्या लिया है, व्हाइट क्रॉस क्या है रेड के साथ। जब मिलने वाला है F1 जनरेशन के अंदर, तो हमें कैसे मिलता है, RW मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, रोन। मतलब क्या है, तो ये पूरा रेड भी नहीं है, पूरा व्हाइट भी नहीं है, तो इसके अंदर रेड भी कैरेक्टर आ चुका है, रेड कलर भी आ चुका है स्किन का, और व्हाइट कलर भी आ चुका है। तो इस स्किन के ऊपर, इस काऊ के स्किन के ऊपर हमें रेड कलर के पैचेस दिखेंगे और व्हाइट कलर के पैचेस दिखेंगे, उसे कहते हैं रोन। तो ये क्या हो गया, कोडोमिनेंस। मतलब क्या, को मीन्स क्या, साथ साथ। तो ये दोनों जो कैरेक्टर है वो साथ साथ एक्सप्रेस हुए। मतलब व्हाइट अगर डोमिनेंट है तो हमें सिर्फ व्हाइट नहीं दिखा F1 जनरेशन में, हमें उसका कोडोमिनेंस दिखा, मतलब दोनों कलर साथ में दिख रहे। तो यहाँ पर ये डेविएशन हो गया, ये लॉ का, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस का। यहाँ पर ये अप्लाइकेबल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली अप्लाइकेबल। लॉ ऑफ dominance is not universally applicable, क्योंकि हमें क्या दिखता है, वेरिएशन दिखता है, इसमें एक्सेप्शन दिख रहे हैं, ठीक है ना। वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं मेंडेलियन वेरिएशंस, जो आगे हम पढ़ने वाले कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसकी वजह से लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सली अप्लाइकेबल नहीं, सभी के अंदर हमें दिखता नहीं है, उसके अंदर हमें वेरिएशन दिखता है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि जो रेसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं, और जो रेसेसिव कैरेक्टर जो हार्मफुल रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं, उसे हम डिलीट कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं होते इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स नॉर्मल डोमिनेंट अली, ठीक है। तो इसकी वजह से सिग्निफिकेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये यूनिवर्सली अप्लाइकेबल नहीं है, क्योंकि हमें ये इसके अंदर वेरिएशन दिखता है। तो ये हो गया, सीधी सी बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि वो डोमिनेंट को कहता है कि F1 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिलने वाले हैं, सब डोमिनेंट मिलने वाले हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं दिखता है, ठीक है। सो दैट इज वाई नॉट यूनिवर्सली अप्लाइकेबल। ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा लॉ यूनिवर्सली अप्लाइकेबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, तो ये एग्जांपल को याद रखना है। तो F1 जनरेशन में हमें वो डोमिनेंट कैरेक्टर मिला का, नहीं, दोनों के कैरेक्टर हमें मिले, इसकी वजह से ये अप्लीकेबल नहीं हुआ, यूनिवर्सली सभी के अंदर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्सली कहने का मतलब है सबके अंदर। चलो अब सेकंड है, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन, ठीक है। चलो अब ये लॉ क्या बताता है, देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ अलीलिक पेयर, मेंबर्स ऑफ अलीलिक पेयर, अलीलिक पेयर आपको मैंने बताया, अलील्स का मतलब बताया, ठीक है। टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स इज कॉल्ड अलील। सो मेंबर ऑफ अलीलिक पेयर इन अ हाइब्रिड का, किसके अंदर, हाइब्रिड के अंदर। इसका मतलब क्या, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये हो गया हाइब्रिड, और ये क्या है, अलील है, मतलब एक अलग फॉर्म है और एक अलग फॉर्म है जिनका। रिमेन टूगेदर मतलब वो साथ रहते हैं, विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर। वो क्या हो रहा है, ये दोनों जो कैरेक्टर है वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड सेपरेट, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट, और हम उसे कहते हैं सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। चलो हमने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा, जो F1 में जो हाइब्रिड प्लांट थे, तो उसमें क्या हुआ था, सेग्रीगेशन हुआ था। ये साथ थे F1 जनरेशन में, लेकिन सेग्रीगेशन हुआ,
गैमेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक कैपिटल टी अलग हुआ और स्मॉल टी अलग हुआ, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स हमें मिले थे। तो ये लॉ बताता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। दस गैमेट्स, ये जो गैमेट होते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, गैमेट्स, दस गैमेट्स रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। यहाँ पर दो फैक्टर है लेकिन गैमेट एक ही फैक्टर रिसीव कर रहा है, यहाँ पर टॉल दैट इज कैपिटल टी रिसीव कर रहा है एक ही फैक्टर, यहाँ पर एक ही फैक्टर रिसीव कर रहा है दैट इज स्मॉल टी, एंड वो जो होता है वो प्योर होता है फॉर अ गिवन ट्रेट। अब देखिए ये तो प्योर ही होने वाला है ना, क्योंकि इसके अंदर एक ही सेट आ चुका है क्रोमोसोम का, या एक ही इसके अंदर फैक्टर आ चुका है, तो ये प्योर होगा, ये हाइब्रिड होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ये लॉ बताता है दैट इज मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर इन अ हाइब्रिड रिमेन टुगेदर without the mixing with each other and separate or segregate during gamete formation. Thus, gamete receive only one factor of the two and pure for a given trait. ये हमें बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट से ही हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस लॉ को हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, गैमेट जो होते हैं प्योर होते हैं, इसके वजह से हमने उसे क्या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये लॉ कैसे प्रूव होता है, देखिए, रीअपियरेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट, रीअपियरेंस ऑफ recessive trait in F2 generation proves the law। देखिए, अगर सेग्रीगेशन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं होता तो हमें F2 जनरेशन में, क्योंकि ये जो गैमेट्स फॉर्मेशन हुए गैमेट से हमें क्या मिला, F2 जनरेशन मिला। चलो पिछली स्लाइड देख लेते हैं। देखिए, ये जो F1 जनरेशन था इसके गैमेट सेपरेट हुए, सेग्रीगेट हुए, और सेग्रीगेट होने के बाद जब सेल्फिंग हुई तभी हमें रिसेसिव कैरेक्टर मिला F2 जनरेशन में। अगर ये सेग्रीगेशन नहीं होता तो हमें ये रिसेसिव कैरेक्टर नहीं मिलता। तो ये बात को ये प्रूव करता है, जो रिसेसिव ट्रेट रीअपेयर हो रहा है, ये बात इस लॉ को प्रूव करती है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और गैमेट सिर्फ एक ही फैक्टर को रिसीव करता है और वो प्योर होता है फॉर दैट ट्रेट। तो ये हमें प्रूव कर देता है लॉ, इस लॉ को ये प्रूव कर देता है। दैट इज क्या प्रूव कर देता है, रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2, ये प्रूव करता है इस लॉ को। तो हमें पता है ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, दैट इज 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन के अंदर है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 23 46 क्रोमोसोम, एंड गैमेट्स और हैप्लॉइड होते हैं, दैट इज 23 क्रोमोसोम आते हैं सिर्फ, दैट इज हाफ सेट आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये देखिए 2 सेट है, एक सेट आ गया, एक सेट यहाँ पर गया गैमेट के अंदर। वैसे ह्यूमन के अंदर भी क्या होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है स्पर्म या वूम, तब क्या होता है 46 में से हाफ दैट इज 23 और 23 क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। और ये हमें बता रहा है ये लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये हमें सबके अंदर दिखता है। इसकी वजह से ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सो लॉ ऑफ segregation is universally applicable, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर हमें ये लॉ प्रूव होते हुए दिखता है। ऑल सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं कि वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त वो क्या हो जाता है, देयर इज अ सेपरेशन होता है, इसकी वजह से वो गैमेट हैप्लॉइड निकलते हैं। हैप्लॉइड निकलते हैं इसका मतलब क्या है, तो ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। यहाँ पर जैसे एक ही फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना, वैसा। तो इसकी वजह से हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या दिखता है, वेरिएशन दिखता है। मेंडल्स ने
मेंडल्स के जो इनहेरिटेंस के लॉ है उससे हमें वेरिएशन दिखता है, डेविएशन दिखता है, और ये हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, ये मेंडल्स के लॉ के व्यतिरिक्त हमें कुछ डेविएशन दिखते हैं, हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड comment and press the bell icon for more subscription. Thank you.